सो है गाइस, स्वागत है आपका जीएस वर्ल्ड इंडिया में। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया से संबंधित कुछ शब्द, ऐसे शब्द जो आगे इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ होंगे। इनको समझना इतना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इनको समझ गए तो आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ने में, सेल्फ स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा नवजागरण। नवजागरण का क्या मतलब है? नवजागरण का मतलब है सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास, वो भी आधुनिकता से जुड़ा हुआ हो। जैसे नवजागरण में पुरानी परंपराओं को तो छोड़ा जाता है और नई परंपराओं को लिया जाता है। और इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे नवजागरण हुआ। अब नवजागरण, जैसे हिंदुस्तान में नवजागरण 19वीं सदी में हुआ, राजा राम मोहन राय के टाइम पे। तो उसके बाद होता क्या है? उसके बाद होता है बहुत सारा लिटरेचर आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मूवमेंट होते हैं, ठीक है, लॉ लॉ मेकिंग होता है। ये सब चीज़ें होती हैं नवजागरण में। नवजागरण शब्द का मतलब ये है, नव प्लस जागरण, मतलब सामाजिक चीज़ों में, समाज में जो बुराई हैं सामाजिक आधार पे, उनको छोड़ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दें परंपराओं में, लेकिन जो पुरानी बुराइयां हैं, जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह था, उनको ख़त्म करने के लिए जब समाज के लोग लग जाएं, कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, ये सब लोग, इसी को कहा जाता है नवजागरण। ओके, तो ये आप समझ गए। देन दूसरी चीज़ आती है आधुनिकता। आधुनिकता का पश्चात तात्पर्य पश्चात से नहीं है, यहाँ पंचायत लगाए, गलत है। पश्चात पश्चिम की चीज़ों से नहीं है। जैसे कि आप सोचें कि कोट पैंट टाई न आधुनिकता है, नहीं है, ये नहीं है। आधुनिकता है वर्तमान समय के अनुरूप चीज़ों को बदलना। जैसे कोई परिवर्तनशील तत्व हैं, जैसे कि वर्तमान में अगर कोई दुर्घटना हो गई, आपदा आ गई, तो उसको उस प्रकार से डील किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी परंपराओं में ऐसा नहीं होता है। जैसे पहले कहा जाता था, खासकर सब कॉन्टिनेंट में, साउथ साउथ एशिया में, कि समुद्र पार करना धर्म के खिलाफ है। तो ये एक मूर्खतापूर्ण तत्व था, इसको ख़त्म किया। तो यही चीज़ें आधुनिकता की ओर ले जाती हैं। आप सोशली और इकोनॉमिकली चीज़ों को समझें और दिमाग से काम लेना ही आधुनिकता होती है। बौद्धिक तर्क बाद बढ़ता है, बौद्धिक तर्क, ये शब्द है बौद्धिकता, तर्कवाद, मानवतावाद भी बढ़ता है, क्योंकि आप चीज़ों को उस नज़रिए से देखेंगे। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि पब जाएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी कार हो, नहीं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आ जाए, वही चीज़ें हैं। तो ये आधुनिकता हो गई। इसके बाद देखते हैं साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है शक्ति और राज विस्तार। शक्ति और राज्य का, जब कोई इंसान शक्ति और राज्य के विस्तार के बारे में सोचता है, कोई राजा या फिर कोई राज्य, तो उसको साम्राज्यवादी कहते हैं। और उसी को अगर वो करता है तो उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे अकबर साम्राज्यवादी था। जैसे यूरोपियन जो भी थे, पुर्तगालीज, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, वो सब साम्राज्यवादी थे। तो ये सब साम्राज्यवादी होते हैं। इसमें बनता क्या है? उपनिवेश। एक जगह पर कब्जा किया जाएगा और वहाँ के संसाधन को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। मगर वहाँ कुछ इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको सिर्फ एक्सप्लॉइट, उनसे टैक्स लिया जाएगा और उनका माइंस लिया जाएगा, एग्रीकल्चर लिया जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये साम्राज्यवाद है। ये मानवता पर आधारित नहीं होता है, इसलिए इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद है, अगर उसको मैंने ऊपर बताया है, अगर आप साम्राज्यवादी हो जाते हैं तो ये चीज़, जिस जगह पे आपने कब्जा किया है, उसको आप एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, तो वो उपनिवेशवाद हो जाता है। एक्सप्लॉइट करेंगे और वहाँ कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे शुरू में अंग्रेज आए भारत, उन्होंने इतना एक्सप्लॉइट किया, सब कुछ एक्सप्लॉइटेशन था पूरी तरीके से, तो उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? 15वीं 16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों का दौर शुरू हुआ, लोग बाहर निकलने लगे। तो उसी टाइम में 1458 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। तो यूरोपियन देश उपनिवेशक बने और उपनिवेश
बना कौन? भारत, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। इसका लॉजिकल यही है, और आगे इसको पढ़ेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री और पढ़ेंगे। नव साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद है जो 20वीं शताब्दी में चल रहा है। जैसे इसको घाना के राष्ट्रपति ने मतलब इसको दिया था, इस शब्द का मीनिंग दिया था। इसमें यह है कि संसाधनों पर एक आंतरिक रूप से कब्जा करना। जैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट में रहता है और तेल को एक्सप्लॉइट करता है और उनको सिक्योरिटी का डर दिखाता है, तो ये नव साम्राज्यवाद है। इसमें डायरेक्ट नहीं जाते हैं, लेकिन उनको घेराबंदी करके फिर उनको वो किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। उनके आर्थिक संसाधन और उनके भौगोलिक संसाधनों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे चाइना है, वो नव साम्राज्यवादी है। जैसे उसने मालदीव पर, आपने अभी करंट में रहा था न्यूज़ में, मालदीव पर इतना इन्वेस्ट कर दिया पैसा, अब वो उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू करेगा। पाकिस्तान पर कर दिया, वो उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू करेगा। अमेरिका यही करता है। तो ये है नव साम्राज्यवाद। इसके बाद सत्याग्रह, सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। इसका मतलब होता है सत्य का साथ देना और बुराई से लड़ना, अहिंसा पूर्वक अपनी बात मनवाना। जैसे गवर्नमेंट ने कोई कानून पास किया, जैसे गवर्नमेंट ने कोई कानून पास किया और लोग सत्याग्रह शुरू कर दें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता। जैसे इंडिया में सीए आया था पिछले साल, तो लोगों ने पहले तो शांतिपूर्वक आंदोलन किया था, ठीक था, लेकिन फिर वो दंगों में बदल गए थे, तो वो सत्याग्रह नहीं है, वो है दंगाग्रह समझ लो उसको। लेकिन ये सत्याग्रह होता है जब तक अपनी बात न मनवाए तब तक उस पर अड़े रहना, वो भी अहिंसा पूर्वक। अहिंसा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तत्व होता है। उसके बाद है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का मतलब है कि अगर आप शासक हैं, आपकी विधि है, विधान है, और वहाँ हमारे समाज के अनुरूप नहीं है, वह हमारे समाज के अनुरूप नहीं है, जैसे कोई कानून बना हुआ हमारे समाज के अनुरूप नहीं है, तो हम उसको मानने से लीगली मना कर देंगे। वह भी अहिंसा पूर्वक, चाहे वो कितने भी अत्याचार करे, चाहे शासक या राज्य कितना भी परेशान करे, लेकिन हम उसको नहीं मानेंगे, नहीं माने उसको बार बार तोड़ेंगे। जैसे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, वैसे ही। तो ये होता है सविनय अवज्ञा। इसके बाद आते हैं उदारवाद। उदारवाद की संकल्पना का धर्म, जाति, वर्ग पर क्या आधारित है? उदारवाद शब्द का मूल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि देखिए उदारवादी आप किस प्रकार से उदारवादी हो सकते हैं? आप पारिवारिक रूप से उदारवादी हैं, आप अपने सोच में उदारवादी हैं, आप धर्म में उदारवादी हैं, आप समाज में, या फिर आप अपने आसपास की चीज़ें जैसे कि पैसा, संपत्ति में उदारवादी हैं। ये है उदारवाद। इसका मतलब बहुत ब्रॉड होता है। इसका लीगली मीन्स होता है अगर आप अपनी, जैसा आप सोचते हैं, जैसे आपके अंदर की फीलिंग है, आपके अंदर के इमोशन है, अगर आप सोचें सामने वाले में भी ऐसे ही इमोशन है, ऐसे ही फीलिंग है, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, इवन इंसानों में नहीं, पशु जानवरों में भी, तो वो होता है उदारवाद। ठीक है, अपनी भावनाओं जैसे सामने की भावनाओं को भी समझना। ठीक है, तो ये है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत 1920 के बाद, खासकर भारत में 1920 के बाद आया। यूरोप में तो पहले ही था, लेकिन उसको हम भारत से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जब ये तुर्की खलीफाओं को ख़त्म कर दिया गया 1920 के बाद, खिलाफत चला, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने उसको सपोर्ट किया था। फिर कई विद्वानों ने इसको रखा था। हिंदुस्तान में इसके मायने अलग हैं यूरोप से, तो मैंने बता ही दिया है। इसका मतलब है राज्य धर्म विशेष को ना तो उसके विस्तार में और ना उसको ख़त्म करने में, इन मामलों में, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो बात अलग है अगर कोई लीगली चीज़ें होती हैं, जैसे धर्म के आधार पर अत्याचार हो, तो उसमें तो कर सकता है। लेकिन अगर रिलीजन पॉजिटिव वे में जा रहा है, रिलीजन भी इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट में, और स्टेट भी इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन में, वो बात अलग है कि ऐसा कभी होता है नहीं, मगर इसको भी माना जाता है। परंतु यह मतलब नहीं है कि आप धर्मनिरपेक्षतावादी सिद्धांत को लेकर चले हो किसी धर्म का। हाँ, ये भी नहीं है कि सरकार किसी धर्म, जैसे अभी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ ऐसा सब हुआ था, वो आपको पता होगा, करंट में रहा था। लेकिन आप किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते धर्मनिरपेक्षता के आधार पर। आपको सभी धर्मों का रिस्पेक्ट, इस शब्द में उल्टा है, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, ना कि अपमान करना है।
और धर्मनिरपेक्षतावादी होना कोई धर्म भी नहीं है, ये अपने सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के दशक में कहा है। क्योंकि उस समय कम्युनिज्म बढ़ा, तो कम्युनिज्म इसको बड़ा चढ़ा के मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि धर्म तो फिर नशा है, गांजा है, अफीम है, तो उसको नहीं माना जाएगा। देन उसके बाद आता है स्वराज्य। स्वराज्य का मतलब स्वराज्य का मतलब सिद्धांत। स्वराज्य शब्द आया है मूल रूप से आयरिश से। जब आयरलैंड में आज़ादी की मांग चलने लगी, जो आयरलैंड के मिशनरीज थे, उन्होंने इस शब्द को, उन्होंने कहा कि हम किसी भी औपनिवेशिक देश का कानून नहीं मान सकते जो उसको सामाजिक आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। वो हमारा स्वयं का होगा, स्वराज्य स्वयं का राज्य, वो भी सामाजिक आर्थिक इन सब चीज़ों में। लेकिन मोटा मोटी उस टाइम पे तो था सिर्फ सामाजिक, क्योंकि आर्थिक तो कब्जा था ही पूरा उपनिवेशकों का, जो भी यूरोपियन देश थे। वैसे ही इसको भारत में भी लाया गया। और स्वराज की चीज़ें, स्वराज शब्द शुरू हो गया भारत में, इसको तिलक ने शुरू किया और इस पर मूवमेंट्स भी हुए। एक ऐसी व्यवस्था हो जो उन्हीं लोगों द्वारा शुरू की गई हो जो समाज में रहते हैं। जैसे कि हमारे गांव में पंचायत होती है, उन्हीं के बनाई व्यवस्था ही गांव में लागू होगी। ऐसा नहीं है कि बाजू वाले गांव की व्यवस्था गांव में लागू है, लेकिन एक समझने वाली बात है। तो ये है स्वराज शब्द का मतलब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस शब्दों में काफ़ी ज्ञान मिला होगा। तो फाइनली, अगर आप ब्रॉड स्टडी करते हैं मॉडर्न इंडिया की, तो ये शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और जीएस वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।